हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसका पहला टॉपिक है आपका जीवमंडल, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हमने अपनी पृथ्वी को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांट रखा है। ठीक है, कहाँ कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, कैसा उनका जनजीवन है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार के प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन धरातल के स्वरूप, जलवायु, वनस्पति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें पृथ्वी पर, तो इसका विभाजन हम किस रूप में करते हैं? तो या तो धरातल के स्वरूप के रूप में करते हैं, ठीक है? कि जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पर हरियाली है काफ़ी, ठीक है? तो ऐसे कर देते हैं, जलवायु के आधार पे कर देते हैं कि उष्ण जलवायु है, कहीं पे शीतोष्ण जलवायु है या वनस्पति के आधार पे करते हैं कि किस तरह के पौधे वहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है? तो संसार के प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन धरातल के स्वरूप, जलवायु और वनस्पति के आधार पर किया जाता है। जलवायु के अंतर्गत तापमान व वर्षा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? जब जलवायु की हम बात करेंगे तो उसमें हम तापमान देखते हैं कि किसी जगह का कितना रहता है, वर्षा कितनी होती है, तो इन दोनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जलवायु के अंतर्गत। तापमान व वर्षा के सम्मिलित रूप को ही जलवायु कहते हैं। ये चीज़ भी याद रखना कि तापमान व वर्षा के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का मुख्य आधार जलवायु ही है, क्योंकि पर्यावरण के घटकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो मिट्टी, जंतुओं और वनस्पतियों को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से संसार को निम्न बृहत प्रदेशों में बाँटा गया है। ठीक है? तो जलवायु सबसे मुख्य आधार है, ठीक है, बाँटने का प्राकृतिक प्रदेशों को, क्योंकि ये क्या करती है, ये मिट्टी को, जंतुओं को, वनस्पतियों को, सभी को प्रभावित करती है जलवायु। इसलिए सामान्य रूप से अगर हम देखें संसार को निम्न बृहत प्राकृतिक प्रदेशों में बाँटा गया, तो देख लेते हैं कौन-कौन से प्राकृतिक प्रदेशों में से बाँटा गया है। देखिए, अगर मुख्य रूप से देखें तो 2 भागों में बाँटा जाता है। शीतकटिबंध प्रदेश और शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। शीत का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, शीत ठंडा रहेगा हमेशा। शीतोष्ण में क्या रहता है? ठंडा भी आ जाता है, गर्म भी आ जाता है। ठीक है? तो शीतकटिबंध प्रदेश में 2 चीज़ें आती हैं, एक टुंड्रा प्रदेश और दूसरा टैगा प्रदेश। ठीक है? दोनों ही ठंडे इलाके रहते हैं, जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है? कुछ टाइम के लिए ही बस पिघलती है बर्फ़, थोड़ी बहुत हरियाली होती है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है? तो टुंड्रा और टैगा प्रदेश आते हैं शीतकटिबंध प्रदेश में। शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इसमें कई भागों में से बाँटा गया है। इसमें भूमध्य सागरीय प्रदेश आ जाते हैं, ठीक है? भूमध्य रेखा के आसपास के जो सागरीय प्रदेश हैं, वो आ जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। शीतोष्ण पठार एवं मरुस्थल भी इसी क्षेत्र में आते हैं, वो भी शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आएँगे। पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश जो हैं, वो भी शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आते हैं। शीतोष्ण मानसूनी ये चीन तुल्य प्रदेश जो हैं, वो भी इसी में आते हैं। ठीक है? जो चीन का एरिया होता है, वो सब इसमें आ जाता है। फिर है कि सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, ठीक है? सेंट लॉरेंस के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वो भी किसमें आता है? तो शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। तो ये हमने 2 भागों में बाँट रखा है, ठीक है? अपने प्राकृतिक प्रदेशों को। मुख्य रूप से क्या है कि शीतकटिबंध प्रदेश और शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। शीत में 2 आते हैं, टुंड्रा, टैगा और शीतोष्ण में आते हैं भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण पठार एवं मरुस्थल, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, शीतोष्ण मानसूनी एवं तुल्य प्रदेश या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। ठीक है? तो ये सारे आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शीतकटिबंध प्रदेश की, यानी कि टुंड्रा प्रदेश की और टैगा प्रदेश की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, टुंड्रा प्रदेश क्या होता है, टैगा प्रदेश क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीतकटिबंध प्रदेश की। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों के बीच के क्षेत्रों को शीतकटिबंध कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि शीतकटिबंध का जो क्षेत्र है, वो कहाँ से कहाँ तक आता है, तो मैंने आपको लास्ट जब सेकंड सेमेस्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो सारे कटिबंध बताए थे, ठीक है? 7 बेल्ट थी, वो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें बताया था कहाँ से कहाँ तक कौन-सा कटिबंध है। तो दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों की तरफ जब हम जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पृथ्वी के कोने में जाते हैं, ठीक है? तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? शीतकटिबंध कहते हैं। यहाँ जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमेशा तिरछी पड़ती हैं। इतनी तिरछी पड़ती हैं कि ये समझिए कि बर्फ़ भी सही से नहीं पिघलती, ठीक है? बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, तो तापमान जो होता है वो हमेशा कम रहता है, ठीक है? हमेशा तापमान कम देखने को मिलेगा। इस कटिबंध में सूर्य कभी लंबवत नहीं हो पाता, मतलब कभी भी सीधा नहीं चमक पाता है, ठीक है? ध्रुवों पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है, ठीक है? अगर हम ध्रुवों की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। और तापमान जो होता है वो हमेशा बहुत कम रहता है। ठीक है? इतनी चीज़ याद रखना शीतकटिबंध प्रदेश के बारे में कि दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों केंद्रों के बीच में जो भी क्षेत्र पड़ता है उसे शीतकटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए तापमान हमेशा कम रहता है। इस कटिबंध में सूर्य कभी लंबवत नहीं हो पाता, ठीक है? इसलिए तापमान हमेशा कम रहता है। ध्रुवों पर अगर हम देखें तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है? तो ये शीतकटिबंध प्रदेश के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश के बारे में।
तो पहला है आपका ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश, ठीक है? तो देखिए ये ज सारी हेडिंग आपको देखने को मिल रही है, ये सारी याद कर लेना, ठीक है? किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये हेडिंग याद होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को सही से लिख पाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले है टुंड्रा प्रदेश, तो टुंड्रा प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें कि स्थिति और विस्तार कहाँ तक है इसका, तो 70 अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक इसका विस्तार है, ठीक है? हमने टोटल पढ़ा था 66.5 तक, ठीक है? 66.5 से ध्रुवों तक जो भी है, वो सारा कितना आ जाता है? शीतकटिबंध में आ जाता है। लेकिन अगर हम टुंड्रा प्रदेश की बात करें, तो 70 अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक का जो एरिया है, वो क्या कहलाएगा? टुंड्रा प्रदेश कहलाएगा, ठीक है? यानी कि सबसे ठंडा जो प्रदेश होगा, वो टुंड्रा प्रदेश है। 70 अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक इसकी स्थिति रहती है। यहाँ की जलवायु की अगर हम बात करें टुंड्रा प्रदेश की, तो संसार का न्यूनतम तापमान इसी प्रदेश में मिलता है। साल में 10 महीने भूमि बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है? आपने कई सारी सीरीज़ वगैरह देखी होंगी जिनकी शूटिंग भी यहीं पर होती है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन कई टाइप की ऐसी सीरीज़ थी, जिनकी शूटिंग यहीं पे होती है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है? तो अगर हम जलवायु की बात करें तो संसार का जो न्यूनतम तापमान है वो इसी प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है? साल में क्या होता है 10 महीने तक जो भूमि होती है वो बर्फ़ से ढकी रहती है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें कि कैसी वनस्पतियाँ यहाँ पर होती हैं, तो मुख्य वनस्पति यहाँ की काई एवं लाइकेन है, ठीक है? तो काई एवं लाइकेन यहाँ की मुख्य वनस्पति है। बर्फ के पिघलने पर जहाँ-तहाँ फूल वाले पौधे एवं झाड़ियाँ उग जाती हैं, ठीक है? वैसे तो पेड़-पौधे ज़्यादा नहीं निकलते, ठीक है? जनसंख्या काफ़ी विरल रहती है, ठीक है? इधर-उधर फैले होते हैं। सघन और विरल का मतलब यही है कि सघन में बिल्कुल पास-पास रहते हैं और विरल में क्या कि जहाँ रहने लायक उन्हें लगा, तो वहाँ रह लिए, ठीक है? बहुत दूर-दूर लोग रहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करें तो मुख्य वनस्पति काई एवं लाइकेन है। बर्फ के पिघलने पर फूल वाले जो पौधे होते हैं वो कहीं-कहीं उग आते हैं, ठीक है? झाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं। आर्थिक विकास की बात करें कि कितना आर्थिक विकास होता है यहाँ पर, तो इस प्रदेश की जो जनसंख्या अत्यंत विरल है, ठीक है? मैंने विरल बताया आपको कि काफ़ी दूर-दूर लोग रहते हैं, ठीक है? जहाँ उन्हें रहने का लगता है सुविधा है यहाँ पर तो वहाँ पर रह लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासी एस्किमो, ठीक है? एस्किमो का नाम आपने बहुत सुना होगा, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी अमेरिका के निवासी जो टुंड्रा निवासी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें एस्किमो कहा जाता है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में इन्हीं निवासियों को क्या कहा जाता है? लैप कहा जाता है। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इन्हीं निवासियों को जो टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, उन्हें सेमाइड कहा जाता है। तीनों इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लेना, 1-1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया के टुंड्रा निवासियों को क्या कहते हैं? तो सेमाइड कहते हैं। यूरोप के टुंड्रा निवासियों को क्या कहते हैं? तो लैप कहते हैं और एस्किमो कहाँ के निवासियों को कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो कहा जाता है। तो आपने देखा होगा वो बर्फ़ के घर बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं, ठीक है? मोटी-मोटी उनकी दीवालें होती हैं ताकि हवा इतनी तेज़ी से ना जाए अंदर, तो वो आराम से उसमें रह लेते हैं, ठीक है? और ये क्या होते हैं, एक तरीके के खानाबदोश होते हैं, ठीक है? खानाबदोशों का ही जीवन व्यतीत करते हैं, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ठीक है? एक जगह फिक्स नहीं रहते। अगर हम पशुओं की बात करें, कौन-कौन से पशु देखने को मिलते हैं, तो उजला भालू, वालरस, कस्तूरी बैल, रेनडियर, ठीक है, आदि। मतलब काफ़ी सारे पशु भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें क्या है कि उजला भालू प्रमुख है, वालरस, कस्तूरी बैल और रेनडियर, ये सारे प्रमुख पशु हैं, जो कि टुंड्रा प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी हेडिंग याद कर लेना इनके बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं है टुंड्रा प्रदेश के बारे में। 2 नंबर में भी आएगा, तो आप बना-बना कर लिख सकते हैं, ठीक है? सिंपल ही है, ये सारी चीज़ें लिख लेना कि जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होगी, वहाँ का तापमान कैसा रहेगा, लोग कैसे रहेंगे, कैसे जबीन जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है? यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है इसमें। अब हम बात करेंगे टैगा प्रदेश की। टैगा प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करें कि टैगा प्रदेश की स्थिति क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो एरिया होता है, वो टैगा प्रदेश कहलाएगा। देखिए टुंड्रा का कहाँ एरिया था, तो टुंड्रा वाले जो थे, वो 70 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक थे, ठीक है? मतलब सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा था, वो टुंड्रा वाला था। अब उससे जो थोड़ा नीचे आएँगे हम, तब टैगा पे आएँगे, ठीक है? तो उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो एरिया होता है, उसे हम टैगा प्रदेश कहते हैं। विस्तार की बात करें कि कितने में फैला हुआ है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक, यूरेशिया में फ़िनलैंड से उत्तरी-पूर्वी साइबेरियन तक, ये इसका विस्तार है। ठीक है, अगर हम विस्तार की बात करें कि टैगा प्रदेश कहाँ फैला है, तो अगर हम उत्तरी अमेरिका का आपने महाद्वीप पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में सारे महाद्वीप मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसमें एक जगह थी अलास्का। उत्तरी अमेरिका में जो ऊपरी हिस्सा है उसका महाद्वीप का, वो अलास्का है। ठीक है, तो अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक और यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया, ठीक है, दोनों मिले हुए हैं। तो यूरेशिया में फ़िनलैंड से लेकर उत्तरी-पूर्वी साइबेरियन तक, ठीक है, जो रूस के एरिया में आ जाता है, तो वहाँ तक क्या है इसका विस्तार है, ठीक है? यहाँ तक ये फैला हुआ है टैगा प्रदेश। जलवायु की अगर हम बात करें यहाँ की, तो साइबेरिया में अधिक विस्तार होने के कारण इस प्रदेश की जलवायु को साइबेरिया तुल्य जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकतर विस्तार अगर हम देखें टैगा प्रदेश का, तो साइबेरिया में है, ठीक है? तो साइबेरिया में इसका अधिकतर विस्तार है, इसलिए यहाँ की जलवायु को हम क्या कह देते हैं, तो साइबेरिया तुल्य जलवायु भी इसकी कह देते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जो होती है, वो छोटी होती है, यानी कि गर्मियों की अगर हम बात करें, तो सिर्फ़ 3 से 4 महीने की होती है और सर्दियाँ
जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं। वो होती हैं 8 से 9 महीने तक, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर सर्दियाँ ही रहती हैं, ठीक है? गर्मियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, अगर रसिया-वसिया में आप चले जाएँ ऊपर, ठीक है? तो बहुत कम गर्मियाँ आपको देखने को मिलेंगी, हमेशा सर्दियाँ रहती हैं और काफ़ी तेज़ ठंड पड़ती है यहाँ पर। अगर हम वर्षा की बात करें कि बारिश कितनी होती है यहाँ पर, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, तो जलवायु के बारे में आप क्या लिखेंगे कि साइबेरिया में अधिक विस्तार होने के कारण इस प्रदेश की जलवायु को साइबेरिया तुल्य जलवायु कहते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, सिर्फ 3 से 4 महीने की होती है और शीत ऋतु बड़ी होती है, ठीक है, 8 से 9 महीने की होती है। और वर्षा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति की, प्राकृतिक वनस्पति कैसी होती है यहाँ पर? तो देखिए इसकी प्रमुख जो वनस्पति है वो है कोढ़धारी वन। ठीक है, कोढ़धारी वन से मतलब समझ रहे हैं इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो काफ़ी नुकीली होती हैं। नुकीली क्या होती है कि देखिए बारिश जो बर्फ़ गिरती है ऊपर से, ठीक है, तो इनके ऊपर जम नहीं पाती वो बर्फ़ क्योंकि ये नुकीली होती हैं तो वो धीमे से सरक जाती है। लेकिन और पत्तियाँ होंगी तो वो पत्तियाँ ही झड़ जाएँगी जब बर्फ़ इतनी गिरेगी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं मतलब पेड़-पौधे लग जाते हैं ऐसी जगह पे। तो मुख्य वनस्पति क्या है कि कोढ़धारी वन है, जिसे बोरियल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि बोरियल नाम के पौधे या पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो टैगा प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है? और एक तरीके से इसे क्या कहते हैं, तो कोढ़धारी वन भी इसे कहते हैं। यहाँ अगर वृक्षों की लकड़ियों की बात करें, तो जो वृक्ष निकलते हैं यहाँ पर, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, वो काफ़ी मुलायम होती हैं और जो पत्तियाँ होती हैं, वो नुकीली होती हैं, ठीक है? लकड़ी कैसी होती है, तो लकड़ी मुलायम होगी और जो पत्तियाँ होंगी, वो नुकीली होंगी, ठीक है? अगर हम भूमि की बात करें यहाँ की, तो यहाँ की जो भूमि होती है, वो दलदली है, ज़्यादातर तो दलदली है, इसलिए यातायात का विकास यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है? ज़्यादातर भूमि कैसी है? दलदली है, इसलिए जो यातायात है, उसका विकास बहुत कम हुआ है। अब हम आर्थिक विकास की बात करें, तो ठंडा होने के कारण जनसंख्या अत्यंत विरल है। ये भी काफ़ी ठंडा है, इसलिए यहाँ पे भी जनसंख्या एक ही जगह नहीं रहती सारी, फैली हुई है। इधर से उधर से इधर, ठीक है? मतलब काफ़ी दूर-दूर लोग रहते हैं। लोगों के मुख्य व्यवसाय की अगर हम बात करें तो शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना इनका मुख्य व्यवसाय है। ठीक है? क्योंकि सर्दी काफ़ी रहती है यहाँ पे कुछ ज़्यादा बिज़नेस वगैरह फैक्ट्री वगैरह तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है? क्योंकि भूमि भी दलदली है, यातायात का भी कम विकास हुआ है। तो मुख्य व्यवसाय क्या है लोगों का? शिकार करना, मछली पकड़ना और लकड़ी काटना, ये मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर जल शक्ति का भी पर्याप्त विकास हुआ है। ठीक है? बारिश-वारिश हो जाती है, तो जल शक्ति का भी अच्छा खासा यहाँ पर विकास कर लिया है इन लोगों ने। ठीक है? तो ये आर्थिक विकास की बात हो गई। उसके बाद है कि शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए टुंड्रा प्रदेश के जो जानवर होते हैं वो इधर-उधर प्रदेश में चले जाते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सर्दी पड़ती है तो यहाँ के जो जानवर होते हैं, वो खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं इधर-उधर प्रदेशों में चले जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती है वहाँ पर चले जाते हैं। जैसे शीत ऋतु में साइबेरिया के जो पक्षी होते हैं, वो भारत के उत्तरी मैदानों यानी कि उत्तरी भागों में शरण लेते हैं और ग्रीष्म ऋतु आने पर वो पुनः लौट जाते हैं, ठीक है? आपने स काफ़ी सुना होगा साइबेरियन पक्षी भारत में आते हैं, ठीक है? चाहे आप भरतपुर के पक्षी बिहार में चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ, तो काफ़ी आप साइबेरियन पक्षी आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? जब सर्दियाँ यहाँ पर पड़ रही होती हैं, तो काफ़ी जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में साइबेरियन पक्षी देखने को मिलते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, टैगा प्रदेशों में, तो वहाँ से ये उड़ कर के कहाँ आ जाते हैं, तो भारत के उत्तरी भागों में ये आ जाते हैं और जब यहाँ पर गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट होती हैं, तो वो वापस चले जाते हैं, ठीक है? तो इतना ही है इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर जो हमने वर्गीकृत किया है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय प्रदेश, जिसमें टैगा और टुंड्रा तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है? तो इनके बारे में नहीं पढ़ना है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय प्रदेश के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।